नमस्कार, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग वक्रोक्ति अलंकार का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने शब्दालंकार के जो प्रमुख 3 भेद हैं उनका अध्ययन किया। पहला अनुप्रास है। बेटा एक बार हम लोग इसका पूरा सिंहावलोकन कर लेते हैं। अब तक जो पढ़ा है, अनुप्रास जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो वहां पर अनुप्रास है। आगे बेटा जब इसका हम भेद देखते हैं तो वहां पर पहला जो भेद है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। ठीक है, जैसे बेटा मैंने उदाहरण दिया था, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उसके बाद बेटा वृत्त्यानुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। इसका उदाहरण देखते हैं टापी के पाठ्यक्रम से, तरने तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसके बाद श्रुत्यानुप्रास आता है। बेटा श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति न होकर के एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। कहने का मतलब यह है बेटा कि इसमें क की आवृत्ति नहीं होगी, ख की आवृत्ति नहीं होगी, च की नहीं होगी, त की नहीं होगी, प की नहीं होगी। किसकी होगी? उसके उस बेटा स्थान से उच्चारित, यानी बेटा क आएगा तो उसके साथ ख ग ह ये सब आएंगे तो क्या है, कंठ ध्वनियों का उच्चारण होगा। बेटा उदाहरण आप लोगों को जो दिया गया था, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब बेटा इसमें क्या है, दंत ध्वनियों की, यानी ऐसे वर्ण जो दंत वर्ण के रूप में जाने जाते हैं उनकी आवृत्ति थी। इसके बाद बेटा लाटानुप्रास है। लाटानुप्रास में क्या होता है, थोड़ा परिवर्तन के साथ पूरी की पूरी पंक्ति की आवृत्ति होती है। वो क्या कहलाता है, लाटानुप्रास। उदाहरण दिया गया था आप लोगों को, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इसके बाद बेटा दूसरा अलंकार था यमक। यम शब्द का अर्थ बताया गया कि जुड़वा होता है। बेटा कोई चीज अगर जोड़े में है, कपल में है, हालांकि बेटा जरूरी नहीं कि जुड़वा में तो 2 ही होता है, 2 से अधिक भी हो सकता है कविता में, और उसके अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। कहने का आशय बेटा कि जहां काव्य में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और प्रत्येक के अर्थ भिन्न भिन्न हो, जितनी बार आए अलग अलग अर्थ दे। अगर एक ही अर्थ दे रहा है तब यमक नहीं होगा बेटा। ठीक है, कब होगा यमक, जब वह अलग अलग अर्थ दे। ठीक है, ये अलंकार बेटा आप लोगों को पढ़ाया गया। आप लोगों को उदाहरण याद है, कनक कनकते, सगुनी, मादकता, अधिकाय, या पाए, या खाए बौराए जग, वह पाए बौराए। आप लोग बेटा याद किए हैं। ऐसे तमाम उदाहरण आप लोगों को दिए गए थे, जैसे उधो जोग जोग हम नाही, ये यमक हो गया। अब इसके बाद है श्लेष। श्लिष्ट का या श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका होना। जब बेटा एक ही शब्द में 2 अर्थ चिपके हों, ठीक है, और कभी उसका इस प्रकार से प्रयोग करे कि एक से अधिक संदर्भों में उसके अर्थ ग्रहण किए जा सकते हो, तो वहां क्या हो गया, श्लेष हो गया। परिभाषा बेटा कुछ इस प्रकार से है कि जहां काव्य में एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु अलग अलग संदर्भों में उसके अर्थ क्या हो जाते हो, बदल जाते हो, वहां क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। उदाहरण के लिए बेटा आप लोगों को बताया गया था, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। या फिर बेटा घनानंद की कविता थी, तुम कौन अंधो पाठी पढ़े हो लला मन लेहु पे देहूं छटांग नहीं। इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने अब तक अलंकारों का अध्ययन किया। अब अगला जो अलंकार है बेटा, अगर ये माने तो शब्दामेय चौथा अलंकार है। इसे वक्रोक्ति कहते हैं। बेटा वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, उक्ति का अर्थ होता है बात। टेढ़ी बात का मतलब क्या है, जब बेटा परिस्थितियों के कारण कोई सीधी बात न कह करके क्या कर रहा हो, बात को घुमा रहा हो, वह वक्रोक्ति है। तो सामान्य रूप से अगर आपसे कोई अच्छे से नहीं बोलता है या वह कह कुछ रहा होता है लेकिन उसके कहने का मतलब कुछ और होता है, तो आप समझ जाते हैं कि क्या है, वह वक्रोक्ति में बात कर रहा है और टेढ़ी बात कर रहा है।
जब आप लोगों को मैंने शब्द शक्ति पढ़ाई थी तो बताया भी था, ठीक है, आगे उसका भी जिक्र भी करेंगे। फिलहाल परिभाषा की तरफ चलते हैं। अगर वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है बात, अर्थात वक्रोक्ति टेढ़ी बात को कहते हैं। बेटा वक्रोक्ति किसे कहते हैं? टेढ़ी बात को। अब अलंकार क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अतः जहां काव्य में टेढ़ी बात कही जाए वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहां पर काव्य में जो कहने वाला व्यक्ति है वो टेढ़ी बात कहे और श्रोता उसकी बात को समझ रहा हो, सुनने वाला, तो वहां क्या हो गया? वक्रोक्ति हो गया। इसके बेटा दो भेद हैं, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति बेटा क्या है? जो कहने वाले पर, कंठ के टोन पर निर्भर करेगी, वो क्या है? काकु वक्रोक्ति। आगे देखिए बेटा, इस चीज को समझाया भी गया है। वक्रोक्ति कथनों को व्यंग भी कहते हैं। बेटा यही जो कविता में वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है, वही बेटा जब गद्य में आ जाता है तो उसे व्यंग कहते हैं। ठीक है, व्यंग क्या है बेटा? एक ऐसी विधा है जिसमें थोड़ा हंसी मजाक करते हुए लेखक बातों को घुमा फिराकर गंभीर संदेश देने की कोशिश करता है, वह व्यंग है। ठीक है, जो होना चाहिए और ना होकर के बेटा कुछ और होता है और कवि उसको उसी प्रकार से व्यक्त करने लगता है, व्यंग कहलाता है। अगर इसमें व्यंजना शब्द शक्ति होती है बेटा, जहां पर वक्रोक्ति होगी या जहां व्यंग होगा वहां पर जो प्रधान शब्द शक्ति होगी वो कौन सी होगी? व्यंजना होगी। वैसे बेटा मैंने शब्द शक्ति पढ़ाई है आप लोगों को, आप पुराने वीडियो में जाके देख भी सकते हैं। एक बार संक्षेप में समझा देता हूं कि बेटा अविधा जहां काव्य में सीधे सीधे शब्दार्थ लिया जाता हो, शब्दकोशीय अर्थ लिया जाता हो, वहां अविधा होता है। उदाहरण के लिए बेटा जब हम सिंह कहते हैं तो शब्दकोश में उसका एक ही अर्थ मिलेगा, मूल रूप से उसका एक ही अर्थ है कि एक जंगली पशु जो हिंसक होता है, जानवरों को मार के खा जाता है। ठीक है, लेकिन जब उसे हम लक्षणार्थ में लेते हैं तब वह साहसी का अर्थ देने लगता है। बेटा शेर का लक्षण क्या है? कि वो वीर होता है, पराक्रमी होता है। तो उसको हमने किसके अर्थ में ले लिया? लक्षणार्थ में वह पराक्रमी हो गया। अब बेटा व्यंजना क्या है या व्यंजनार्थ क्या है इसको समझते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है? परिस्थिति के अनुसार अर्थ निकले। बेटा कोई व्यक्ति कहीं से पिट के आ रहा हो, मार खा के आ रहा हो, ठीक है, मुंह सूख फूट गया हो उसका, और अपने से कमजोर आदमी से मार खा के आ रहा हो, ठीक है, और उसे देख करके कोई कहे कि शाबाश शेर, तो बेटा अब यहां न जंगल के पशु का अर्थ रहा, अविधार्थ रहा, न लक्षणार्थ रहा, साहसी वाला यहां पर व्यंगार्थ हो गया। आप उसे डरपोक कह रहे हैं, उसे कायर कह रहे हैं कि मार खा के चले आए, लज्जा नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन बेटा कहने का तरीका क्या है? व्यंग का है, वक्रोक्ति का है। अब आगे देखते हैं काकु वक्रोक्ति। बेटा इसकी परिभाषा को समझते हैं। जहां काव्य में परिस्थिति या कंठ ध्वनि के कारण श्रोता को वक्रोक्ति का बोध हो, श्रोता ये समझ जाए कि जो सामने वाला कह रहा है वो क्या कह रहा है? वक्रोक्ति कह रहा है। ठीक है, इस बात का उसको बोध हो जाए, वहां काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहां पे कौन सा अलंकार होता है? काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। बेटा आप लोगों के पाठ्यक्रम में कैकेयी का अनुताप है, वहां पर बेटा चित्रकूट में जब पूरी सभा बैठ जाती है और भगवान राम भरत से कहते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। राम कहते हैं कि हे भरत अयोध्या छोड़ करके इतने लोगों को लेकर के चित्रकूट चले आए हैं, तो आने का अभिप्सित किस भले उद्देश्य से आए हैं बताइए। और राम के मुख से बात सुनते ही सारे लोग सजग हो जाते हैं, जैसे किसी सपने से जाग गए हों। इसके आगे बेटा भरत जो उत्तर में कहते हैं वो काकु वक्रोक्ति का उदाहरण है। क्या कहते हैं भरत? हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी? हे आर्य, क्या अब भरत का और कोई भला होना शेष रह गया है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, उसे तो अकंटक राज्य मिल गया। पिता की मृत्यु हो चुकी है, बड़े भाई
या जिनको बेटा हम लोग भी माता के पुत्र या सौतेली माताओं के पुत्र कहते हैं, सबको वन भेज दिया गया है। ऐसा अकंटक राज्य मुझे मिल गया है, अब और कौन सी इच्छा हो सकती है मेरी। लेकिन बेटा ये मूल अर्थ नहीं है, भरत के मन में ग्लानि है, इसलिए बेटा देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। कई बार विराम चिन्हों के बदल जाने से अर्थ भी बदल जाता है, समझ रहे हैं। यहां भरत क्या कह रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर पूछ रहे हैं, अकंटक राज्य मिल गया, सब तो है मेरे अनुकूल, और क्या विकसित हो सकता है। लेकिन बेटा हम जानते हैं परिस्थिति के अनुसार, और ये जो प्रश्नवाचक बेटा चिन्ह है इसके अनुसार बेटा इसकी कंठ ध्वनि भी बदली हुई मानी जाएगी। इस अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि भरत कह रहे हैं, तो अवश्य परिस्थिति के अनुसार ये अर्थ हुआ कि भरत कह रहे हैं कि अब मेरा और क्या भला होना, इतना तो बुरा हो चुका है, मेरे कारण मेरे पिता मरे, मेरे कारण मेरे भाइयों को जंगल में रहना पड़ रहा है, और कौन सा भला, कौन सा अभिप्सित होना शेष बचा है। बेटा आप लोगों को कुछ चीजें समझाते हैं कि विराम चिन्हों के प्रयोग से भी किस प्रकार से बदल जाता है, ये भी हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से ऐसा होता है कि बेटा अगर विराम चिन्ह थोड़ा आगे पीछे हो जाए या विराम चिन्ह बदल जाए तो कैसे अर्थ बदल जाता है। बेटा जैसे आप किसी से कहते हैं मैं जाऊं, एक मैंने लिखा वाक्य मैं जा, अब बेटा अगर इसमें मैं पूर्ण विराम लगा देता हूं तो इसका कहने का मतलब कि व्यक्ति कह रहा है कि मैं जाऊं। लेकिन अगर बेटा इसी पे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया तो अर्थ क्या हो गया, अब वो पूछ रहा है कि मैं जाऊं, ठीक है। इसी प्रकार बेटा जाओ, मत ठहरो। एक कंठ ध्वनि कैसे अंतर डालती है बेटा, अब देखिए अगर कोई ये कहता है कि जाओ मत ठहरो, और दूसरे में क्या हो गया, जाओ मत ठहरो, अंतर हुआ बेटा, शब्द वही है, एक में विराम चिन्ह यहां लगाया, जाओ मत ठहरो, ठीक है। तो क्या हो गया कि आपसे कहा जा रहा है कि जाओ, ठीक है, ठहरो मत। लेकिन अगर यही विराम चिन्ह यहां से उठाकर मैंने यहां लगा दिया, जाओ मत ठहरो, अब बेटा विराम चिन्ह के अनुसार देखिए कहने का तरीका भी बदला। जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों ने मेरे तरीके से भी देखा होगा, परिवर्तन था। एक में कह रहा हूं क्या कि जाओ मत ठहरो, अब बेटा ये क्या है, गुस्से का भाव लिए हुए है, विराम चिन्ह बदल गया, और आपको स्पष्ट दिखेगा कि इस भाव से जब हम कहेंगे तो क्या होगा, क्रोध होगा। हम कह रहे हैं कि जाओ मत ठहरो, और दूसरे में क्या कह रहे हैं, जाओ मत ठहरो। अब बेटा इसमें क्या आग्रह है, प्रेम है, ठीक है। तो ये बेटा हम लोगों ने पहले काकू वक्रोक्ति को समझा, ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष अलंकार तो बेटा हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, ये होता है इसमें। लेकिन बेटा श्लिष्ट शब्द से इसका संबंध है। देखते हैं जहां काव्य में श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग के कारण श्रोता या पाठक को वक्रोक्ति का बोध हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब बेटा इसमें क्या कर रहे हैं, श्लिष्ट शब्द, ऐसे शब्द जो द्व्यर्थी होते हैं, जिनमें एक शब्द हो लेकिन उसमें अर्थ अधिक चिपके हुए हो वहां पर, ठीक है। तो उदाहरण इसका है बेटा, किस कवि ने लिखा है मुझे नहीं पता है, ठीक है। आगे वाले जैसे मैंने मैथिली श्रीगुप्त लिखा था वैसे बेटा इसमें नहीं लिखा हूं, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि ये जहांगीर और नूरजहां के संवाद पर लिखा हुआ है बेटा। उनके दरबार में जो भी कवि लोग थे उन्हीं में से किसी ने लिखा होगा, गंग ने लिखा होगा या फिर चिंतामणि ने, केशव ने, इन जो कवि उनके दरबार में हुआ करते थे, मतीराम आदि कवि, उन्होंने से किसी ने लिखा होगा। इसमें बेटा दो कबूतर
नूरजहां जहांगीर को देकर जाती है। जब लौट कर आती है तो एक कबूतर कम है, ठीक है। एक कबूतर हाथ में देखा कि एक ही कबूतर हाथ में, दूसरा तो उड़ गया, ठीक है। पूछा कहां अपर है। अब बेटा देखिए यहां पे अपर शब्द का अर्थ क्या है? अपर का अर्थ होता है दूसरा। यहां पे अपर का अर्थ क्या हो गया? दूसरा, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि नूरजहां ने शाहजहां से पूछा कि दूसरा कहां है। उसने कहा अपर कैसा। अब बेटा बादशाह है, लेकिन चाहे बादशाह हो चाहे साधारण आदमी हो, पत्नी से तो सब डरते हैं। तो पत्नी ने जब पूछा बादशाह से कि जो दूसरा कबूतर दे के गई थी वो कहां चला गया, उड़ गया, तो बादशाह ने सोचा कि अब कैसे रानी को बहलाया जाए। तो उसने क्या कहा? उसने कहा अपर कैसा। अरे अपर की क्या बात कर रहे बेटा, उसके अपर का मतलब दूसरा है, लेकिन इसके अपर का मतलब क्या हो गया? पर। अब मतलब बेटा नहीं, पर मतलब पंख, यानी उसको कहने का ऐसे क्या हो गया? बिना पंख का, ठीक है। अब बादशाह ने कहा अपर कैसा रे, ऊपर बिना पंख के कैसे था? वह तो उड़ गया, सपर है, वो तो उड़ गया, वो तो सपर था, उसके पास पंख था, वो तो पंख वाला था इसलिए उड़ गया, बिना पंख वाला होता तो शायद बचा रहता। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा बेटा? श्लेष वक्रोक्ति देखी। अपर शब्द का यहां पर जो अर्थ नूरजहां ने प्रयोग किया उससे ठीक विपरीत अर्थ यहां पर शाहजहां ने ग्रहण कर लिया। हालांकि शाहजहां भी समझ रहा बेटा, देखिए काकू वक्रोक्ति में श्लेष में श्रोता कहे और वो समझे, और ये चीजें बड़ी महत्व रखती हैं कि क्या कहा जा रहा है वो हमारे समझ में आना आवश्यक है। तो बेटा इसमें वो जान रही है और शाहजहां जहांगीर भी ये जान रहा है कि वो अपर मतलब दूसरे पक्षी के बारे में ही पूछ रही है, लेकिन बात को टालने के लिए उसने क्या कह दिया कि अरे अपर थोड़ी न था, वो तो पक्षी था, सपर था, पंख वाला था, उड़ गया, बिना पंख वाला होता तो पड़ा रहता, ठीक है। तो बेटा आप लोगों के यहां तक वक्रोक्ति का अध्ययन कराया गया। अगले में हम लोग 3 अलंकारों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। एक का नाम है बेटा पुनरोक्ति प्रकाश, इसे कुछ लोग विवक्षा भी कहते हैं बेटा। कुछ विद्वान अंतर नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं कि नहीं विवक्षा और पुनरोक्ति प्रकाश में अंतर है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे अगर अंतर है तो कितना है। और आगे बेटा पुनरोक्ति वदा भास, इन 3 अलंकारों का हम लोग अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय।